नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जम्मू कश्मीर हरियाणा में इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। ये वोटों की जो गिनती है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वो जो सोच थी बीजेपी को लेकर हरियाणा में वो उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं, लगातार इस खबर को अपडेट कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ है रुझान। हालांकि नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो भी सामने आ रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। जयदेव जी हमारे साथ इस वक्त हैं। जयदेव जी, क्या लग रहा है आपको? बहुत हरियाणा में तो बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। शुरू में तो ऐसा दिख रहा था जैसे 60 सीटें पहुंच रही हैं कांग्रेस, फिर अचानक से सारी चीज़ें पलटती हैं और अब करीब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन उस सबके साथ में अगर आप बड़ी सीटों को जब देखते हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। बीजेपी की ही अगर बात करें, बीजेपी एक तरफ से दिख रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में कि वो करीब 49 से 50 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही है, मतलब कि बहुमत के आंकड़े के ऊपर दिखाई दे रही। लेकिन बीजेपी में जो लगातार दावेदारी कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं 6 बार का विधायक हूं, अनिल विज, अभी वो 4 राउंड की वोटिंग के बाद वो पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहाँ की चित्रा सरवारा, वो आगे चल रही हैं। इसी तरह से एक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने उनकी बेटी चुनाव लड़ रही अटेली से, वो भी पीछे चल रही हैं। वहाँ पर अटेली में 2 उम्मीदवार थे, दोनों अगर आप देखें तो अटेली सीट पर बसपा के उम्मीदवार हैं अतर लाल, वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अटेली में क्या हुआ कि एक तरफ राव इंजीत की बेटी हैं, वो अहिरवार समाज से आती हैं, दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनीता यादव, वो भी अहिरवार समाज से आती हैं। लेकिन जो INLD और बसपा गठबंधन था, उन्होंने एक राजपूत उम्मीदवार खड़ा किया अतर लाल, और वो लगातार वहाँ एक्टिव थे और अभी वो करीब 5600 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो उससे ये दिख रहा है कि वो एक अच्छी मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं। तो एक और दावेदार को यहाँ पर एक मुश्किल दिखाई दे रही है। तो बीजेपी जीतती जरूर दिख रही है, लेकिन उसके अपने जो दावेदार अलग अलग थे वो शायद यहाँ पर उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अगर हरियाणा को देखते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा जो बात होती है लाल परिवारों की, तो जो सबसे बड़ा कुनबा है वहाँ पर देवीलाल के परिवार का, अधिकांश सीटों पर उनके जो परिवार के लोग हैं वो हार रहे हैं। चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे वो ऊंचाना कला हो, चाहे वो डबवाली हो, सब जगह पर स्थिति गंभीर है। एक सीट है जहां पर एक ही परिवार के 2 लोग हैं, एक देवीलाल के बेटे हैं रंजीत चौटाला, दूसरे देवीलाल के पोते हैं अर्जुन चौटाला, जो कि अभय चौटाला के बेटे हैं। उनके बीच में मुकाबला है। अर्जुन चौटाला वहां पर आगे चल रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल के, और रंजीत चौटाला जो कि रानिया के मौजूदा विधायक हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार, वो भाजपा से टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको टिकट मिला नहीं, तो निर्दलीय उतरे हैं। वो करीब 6000 से ज़्यादा वोट से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एलनाबाद देखेंगे तो एलनाबाद में भी स्थिति वैसी है। अभय चौटाला जो कि यहाँ पर 2019 में जीते और उसके बाद फिर किसान आंदोलन के समय इस्तीफा देकर फिर से उपचुनाव हुआ और फिर जीते, लेकिन इस वक्त वो भी पीछे चल रहे हैं। 6300 वोट से ज़्यादा से पीछे चल रहे हैं। एक सीट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कहें कि पिछली बार किंग मेकर बने थे दुष्यंत चौटाला, ऊंचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो न तो पहले पर है, न दूसरे पर, न तीसरे पर, न चौथे पर, न ही 5वें पे, 6ठे नंबर पर चल रहे हैं। और उनसे आगे 2 नहीं 3 निर्दलीय आगे चल रहे हैं। महज 3000 वोट अब तक वो पा पाए हैं, जबकि 5 राउंड की वोटिंग हो गई। 16 राउंड की हालांकि वोटिंग होनी है, उसमें भी 18000 वोट पाकर ब्रिजेंद्र सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो जननायक जनता पार्टी पिछली बार सबसे ज़्यादा एक बार किंग मेकर बन के उभरी थी, वो इस बार बहुत बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है। उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पहले दूसरे में नहीं, सीधे 6ठे नंबर पर दिख रहा है। एक सीट है डबवाली, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर यह है कि एक ही परिवार से, अगर देवीलाल परिवार से 2 लोग हैं और उनके कुनबे से 3 लोग हैं, अमित सिहाग भी उसी कुनबे से आते हैं, वो यहाँ पर लीड बनाए हुए। अगर देवीलाल के परिवार सीधे परिवार की बात की जाए तो आदित्य देवीलाल और दिग्विजय चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला के भाई, वो दोनों पीछे चल रहे हैं। आदित्य देवीलाल दूसरे पर हैं, दिग्विजय चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी जिसकी सबसे बुरी स्थिति है, वो इस समय तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग सीट है आपकी डबवाली के साथ में हिसार में नवीन जिंदल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी मां सावित्री जिंदल यहाँ से टिकट मांग रही थी, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब यहाँ पर जो मौजूदा यहाँ के विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और बीजेपी की बागी सावित्री जिंदल लीड कर रही हैं।
बहुत दिलचस्प आपने जानकारी दी है। सहयोगी शिवेंद्र के पास इस वक्त चलते हैं। शिवेंद्र चूंकि लगातार हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई खबरों को अपडेट कर रहे हैं। शिवेंद्र, फिलहाल जो स्थितियां हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी ने बाजी मार ली है। अगर हम ये कहें इस वक्त तो ये भी कहना कोई शक वाली बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट की क्या स्थिति नजर आ रही है? विनेश फोगाट तो अपनी सीट जुलाना से पीछे हैं और वो वहाँ का जो समीकरण था तो ऐसे पहले भी संकेत आ रहे थे कि जुलाना से विनेश की मुश्किलें होंगी, क्योंकि दो जो उम्मीदवार बड़े थे वो जाट थे और जाट वोट बट गया और जो कैप्टन थे उनको समर्थन मिल रहा। और जहाँ तक आपने कांग्रेस बीजेपी की बात की, तो मुझे लगता है यहाँ बीजेपी जीती नहीं, लगता कांग्रेस हारी है। और रिसेंट में अभी आप जो पिछले 1 महीने का चुनाव देख लें तो कांग्रेस के विधायकों ने भर भर के ऐसे बयान वीर निकाले कि मुझे लगता है उन्होंने उनकी जो लुटिया डुबो दी। उन्होंने एक एनआईटी फरीदाबाद एमएलए का वीडियो आया, फिर शमशेर सिंह गोगी का वीडियो आया। उन्होंने वो जो कांग्रेस बीजेपी एक वो नैरेटिव चलाती थी कि खर्ची पर्ची से यहाँ नौकरी मिलती थी, उन लोगों ने उस नैरेटिव को इंडोर्स किया। और जो जहाँ बात आती है रोजगार की, तो वो मसला उसी रोजगार से जुड़ा हुआ और वहाँ वो जो अग्निवीर वाला मुद्दा वहाँ भी उसी से जुड़ा हुआ। तो यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ पीछे चली गई और वो जो 10 साल पीछे वाला नैरेटिव था कि ऐसी अनियमितता होती थी सरकारी नौकरी में, वो मुझे लगता है भारी पड़ गया। और दूसरा जो समीकरण होता है वो जात वाला, तो एक जात ज़्यादा मुखर हो जाती है और फिर बाकी शांति से वोट करती। मुझे लगता है ये 2 फैक्टर बहुत हावी हो गए। जबरदस्त फैक्टर का आपने जिक्र किया है। हमारे साथ विभाष जी भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, क्या कहते हैं वो, क्योंकि जो स्थितियां हैं इस वक्त हरियाणा में कमोबेश कह सकते हैं कि एक तरीके से नतीजे तो सामने आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, आपको याद होगा हमारे न्यूज़ रूम में राकेश टिकैत भी आए हुए थे, उनसे भी हमने बहुत सारी चर्चा की। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन जिसका खूब जिक्र हुआ, कांग्रेस इसको लगातार भुना रही थी, बावजूद इसके इस तरीके के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। विभाष जी, देखिए, किसानों का आपने सबसे पहले चूँकि जिक्र कर दिया है तो मैं बता दूं कि भाजपा का जो चुनावी जो वादा था उसमें भाजपा ने कहा था कि 24 फसलों को जो है वो एमएसपी पे खरीदेंगे और करीब करीब जो किसानों का असर जो माना जाता है हरियाणा में 90 में से 60 सीटों पर सीधा असर किसानों का वहाँ पर माना जाता है। तो किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है दलितों और जो बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ा मुद्दा है उसके साथ में। चुनाव की मैं उसकी ओवरऑल तस्वीर की अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ पल्लवी, तो इसमें इस बार अगर जिस तरह से अभी रुझान है और अगर वही जो है वो अंतिम नतीजे अगर रहते हैं तो ये चुनाव जो है बहुत ही चौंकाने वाले रहेंगे, इसी के रूप में इनको याद किया जाएगा। इसकी कई सारी वजह हैं। देखिए, ये चुनाव होने से पहले आपने वहाँ पर भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन वहाँ पर किया। मनोहर लाल खट्टर जो है उनको भेजा गया केंद्र में, नायब सिंह सैनी को वहाँ पर कमान सौंपी गई। इसके बाद में देखा भाजपा का जो आंतरिक सर्वे था वो भी कह रहा था कि 30, 35, 38 इतनी सीटें जो है 35 से 38 के बीच में सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ये कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गठबंधन की तो हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी तैयारियां हैं। इसके बाद में फिर एग्जिट पोल आते हैं, इसके बाद में फिर मतदान होता है। मतदान जो है वो चौथा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हरियाणा के इतिहास में, विधानसभा चुनाव के इतिहास में वो रहता है। फिर एग्जिट पोल आते हैं, 8 के 8 एग्जिट पोल में किसी में भी भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नहीं नजर आता उसमें। आज फिर जब रुझान आया तो हमने देखा कि शुरुआत के 100 मिनट में कांग्रेस ही आगे रही। इसके बाद में फिर भाजपा जो है रुझानों में जो है वो बाजी पलटती हुई दिखी और अब जो है तस्वीर एकदम से अलग है। और मुझे लगता है कि अभी हम 11:30 के आसपास हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में स्थिति जो हमको दिखेगी वही स्थिति कमोबेश रहेगी, उसमें बदलाव होना बहुत मुश्किल है अब दोपहर के बाद में। तो इस वजह से जो है चुनाव काफ़ी चौंकाने वाले हमको लगे, क्योंकि 10 साल भाजपा वहाँ 10 साल से सत्ता में है। एक एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर फैक्टर जो है इतने उसके बाद में आमतौर पर देखा जाता है। हालांकि कई सारे चुनावों में ये गलत भी साबित हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि इतने लंबे समय तक बीच के 18-16 महीने छोड़ दें तो इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद में भाजपा दोबारा से वहाँ पे रिकॉर्ड सीटों के साथ में जीत कर आई थी। तो बदलता भी है, लेकिन ये इस बार यहाँ पर जो एक कॉमन जो एक परसेप्शन जो क्रिएट हुआ था और जो ज़मीन पर जिस तरह की बातें हो रही थी उससे लग रहा था कि कांग्रेस इस मुकाबले में थोड़ी आगे है और भाजपा थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन अभी जो रुझान हमको दिख रहे हैं उसमें तस्वीर जो है बदली हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर के बारे में भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, देखिए, 10 साल बाद चुनाव, ये जम्मू कश्मीर का जनादेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही लिहाज से। एक तो वहाँ की आवाम किसे चुनती है इस लिहाज से, केंद्र की जो नीति रही, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, एक निशान एक संविधान जो भाजपा का जो वहाँ पर रहा नारा,
अनुच्छेद जो है वो वहाँ से हटाया गया 370, उसके बाद में ये पहले चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर, 10 साल के बाद में जो है वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। तो अभी की जो स्थिति है वहाँ पर, और एक बहुत ही वहाँ पर जैसा हर बार हर चुनाव में जम्मू कश्मीर के नज़र आता है कि जम्मू के बेल्ट में भाजपा मजबूत नज़र आती है, लेकिन कश्मीर में उससे स्ट्रगल करना पड़ता है। इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी है, शायद से एक हाथ दो सीट पे सीसी पे जो है कश्मीर रीजन में भाजपा वहाँ पर आती दिख रही है या रुझानों में आगे है। बाकी जम्मू में ही जो है वो मजबूत स्थिति में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है अभी तक की स्थिति के मुताबिक जो है वो सरकार बनाने की स्थिति वहाँ पर दिख रही है। अगर आप इसमें निर्दलीय और बाकी दलों को भी अगर जोड़ लें और भाजपा की संख्या भी मिला लें, तो अभी की स्थिति के मुताबिक तो लग नहीं रहा कि उसके बाद भी कुछ वहाँ पर उलटफेर का संभावना कुछ बन पाएगी। अच्छा, रेसलर्स वाला जो दाव था कि सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ रेसलर्स उतार दिए, उसका कोई क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब भी ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, उसमें हरियाणा से जो एथलीट जाते हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं, पदक जीत कर आते हैं। उसी से जुड़ा एक जो मुद्दा रहा वो छाया रहा वहाँ पर, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे, उन्होंने प्रदर्शन किया। उनमें से 2 लोगों ने जो है वो कांग्रेस वहाँ पर ज्वाइन की। वो चुनाव भी मैदान में है, अभी आपको जयदेव जी ने बताया कि कौन आगे पीछे उसमें चल रहा है। तो ये मुद्दा तो रहा है, भारी मुद्दा ये रहा, लेकिन ये फिर भी नहीं कहा जा सकता कि ये इतना बड़ा मुद्दा रहा कि इसने पूरे चुनाव की दिशा पलट दी। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। ये एक मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा था, संवेदनशील एक मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, एथलीटों से जुड़ा मुद्दा है, जो कि खिलाड़ी जो हैं हरियाणा में काफ़ी जो है महत्व रखते हैं। हर हलके में चले जाएँ आप वहाँ पे तो महत्व रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो रहा, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा जो है कह पाना मुश्किल है। हाँ, वोटर्स को, क्योंकि वहाँ पर देखिए किसानों का मुद्दा है, वहाँ पर बेरोजगारी का वहाँ पर मुद्दा है, दलित एक बड़ा फैक्टर है, जो कुमारी शैलजा जो जिस तरह से उनका जो रुख रहा, और उससे जिससे भाजपा ने जिस तरह भुनाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है। ऑफर भी भेजा गया, जहाँ तक बताया जाता है कि शैलजा को कि आप चाहें तो आप दल बदल सकती हैं अपना। तो वो ये मुद्दे जो है वो समान रूप से जो है वो वहाँ पर प्रभावी रहे। इस वजह से एक पहलवानों का एक मुद्दा ज़रूर है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई सारे जो है वो खिलाड़ी इसमें अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ये पूरी चुनाव को पलट देने वाला मुद्दा इसे नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभास जी, क्योंकि लगातार हम इसी पे नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं तो जुलाना सीट से वो इस वक्त उम्मीदवार हैं, और अभी जो फिलहाल स्थिति है विनेश फोगाट थोड़ी मायूस सी नज़र आ रही है, क्योंकि कहा जाए तो विनेश फोगाट का ये पहला पॉलिटिकल करियर में बढ़ता हुआ एक कदम है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो पा रहा है ये। शाहरुख हमारे साथ है। शाहरुख, फिलहाल जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं उन चेहरों की जिन चेहरों पर बीजेपी ने दाव लगाया था, वो बड़े चेहरे, उनका क्या हाल है? भाजपा में कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जैसे अनिल विज हैं, वो काफ़ी अम्बाला कैंट से जो हैं काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी जो अटेली सीट से प्रत्याशी थी, वो भी काफ़ी पीछे चल रही हैं। और खरखोदा सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ 25 वोटों का अंतर चल रहा है, मात्र 25 वोटों से भाजपा आगे है। और भिवानी ज़िले में भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट पर वहाँ बढ़त है। और एलनाबाद से जो इनेलो के चीफ हैं वो अभय चौटाला, वो भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो बड़े जो चेहरे हैं वो काफ़ी पीछे हैं चुनाव में। किसी सीट पर बढ़त भी बनाई हुई है, जैसे मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने बढ़त बना रखी है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो करनाल से टिकट की बातें चल रही थी, चर्चा थी, लेकिन बाद में इन्हें जो अभी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं वो दूसरी सीट उन्हें मिली। उसके बाद लगातार इस बात के बारे में कहा जाने लगा कि नायब सिंह सैनी का क्या होगा, क्योंकि वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। हमारे साथ हरीश जी हैं, चूँकि वो खुद हरियाणा से आते हैं, तो ज़रा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हरीश जी, पहले तो ये बताइए, जो इस वक्त आप रुझान देख रहे हैं रिजल्ट्स के, उस पर आप पहली नज़र में, यानी आपका फर्स्ट ओपिनियन क्या है? पहला ओपिनियन तो यही है कि मतलब रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, और अभी कांग्रेस की थोड़ी मतलब सुबह जो लीड ले रही थी अभी वो डाउन दिख रही है। यदि एक आधे घंटे रहा तो मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बीजेपी अपना मतलब मुकाम हासिल करती दिखाई देगी। अच्छा, आप चूँकि खुद हरियाणा से, कहाँ से रहने वाले आप हरियाणा में? बल्लभगढ़। अच्छा,
अच्छा, बल्लभगढ़ में वहाँ क्या अभी, चूंकि बीजेपी की ही सरकार है इस वक्त, इसके अभी फिलहाल क्या देखते हैं वहाँ पे? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? कुछ इस तरीके, आप एक एज अ सिटीजन, वहाँ के बल्लभगढ़ के सिटीजन, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार? नहीं, बल्लभगढ़ में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। मतलब पिछले कई सालों में मतलब रोड वोड की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। अभी क्या है कि चारों तरफ मुंबई एक्सप्रेसवे और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। और मतलब पहले तो मतलब आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो फरीदाबाद की कोई वैल्यू नहीं थी। रोड ख़राब थे, ट्रांसपोर्ट ख़राब था, थोड़ी थोड़ी जगह जाने में मतलब हमको ज़्यादा टाइम लगता था। अभी मतलब ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, तो इससे 20-25 मिनट में हम लोग नोएडा जाते हैं। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट तो काफ़ी है। अच्छा, रुझान से पहले जो अभी नतीजों की घोषणा धीरे धीरे होगी, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा मुश्किल का सबब हो सकता है या कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है? ये क्या सोच रहे थे आप उस वक्त? हाँ, लग तो रहा था कि बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल होगी। क्यों, ऐसा क्यों लगा? ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ एग्जिट पोल के रिजल्ट भी ऐसे ही आए हुए थे, तो एग्जिट पोल ने पूरी हवा बना दी थी कि इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस बाजी मार लेगी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस मतलब सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन सुबह तो ऐसे ही लगा था कि जीत जाएगी कांग्रेस, लेकिन अभी तो बीजेपी लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का काम हरियाणा में सही है? हरियाणा की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र की बता सकता हूँ कि वहाँ पर तो हमें काम दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त हरियाणा में जो काउंटिंग चल रही है, वो काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव हुए इस बार, लगातार लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस हो सकता है कि बाजी मार ले, बीजेपी पीछे रह जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस वक्त बाजी मारती हुई तस्वीर दिखा दी है। लेकिन इन सब के बीच में एक और सबसे बड़ा सवाल कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद क्या होता है, लोगों का ओपिनियन, वो देखना भी दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।